अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने सरफराज अहमद के लिए बहुत बड़ा बयान दिया और अपनी रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से एक बड़ी बात की है, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर क्या प्लेइंग 11 होगी, इस हवाले से भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 के अंदर शामिल हो सकते हैं, कौन कौन सी पर्चियां चलेंगी और किस किस की जगह बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान के पास यही खिलाड़ी हैं, इन्हीं से मैच जीतने की तवक्को रखना जो है वो एक तरह से खाम ख्याली होगी, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को जो है वो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आपके पास यही हैं, यही खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए हैं तो यही खेलेंगे। और इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन कौन के पुराने चावल जो हैं और चले हुए कारतूस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आमिर का बड़ा बयान। आमिर ने अपने बयान के अंदर सरफराज की तो तारीफ की है कि एज अ चीफ सेलेक्टर अगर वो आते हैं तो पाकिस्तानी टीम का फ़ायदा होगा, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर निशानदेही की है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं जो उसकी मुखालफत के अंदर है उनको समझाना जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पल्ले नहीं पड़ेगा, उसके बस की बात नहीं होगी। इसलिए मोहम्मद आमिर समझते हैं कि सरफराज अहमद जैसा बंदा अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ जाए अच्छा तो होगा, लेकिन इसको टिकने नहीं दिया जाएगा या फिर सिरे से आने ही नहीं दिया जाएगा। मैं भी ये बात समझता हूँ कि सरफराज अहमद जिसे कहते हैं कि इतने ज़्यादा करप्ट ज़्यादा माहौल के अंदर, इतने ज़्यादा बुरे लोगों के अंदर एक अच्छे की उम्मीद खिलाड़ी सरफराज अहमद क्या कुछ कर लेगा, क्या वो सेलेक्टर एज अ चीफ सेलेक्टर सबसे पहले तो उसने जो मुतालबात किए हैं उसके अंदर क्या उसके मुतालबात पूरे होते हैं। अगर इस वक्त तक ऐलान क्यों नहीं हुआ, सबसे अहम बात यह है कि अब तक ऐलान क्यों नहीं हुआ। कोई तो डेड लॉग है, 3 से 4 दिन हो गए ये खबर आए हुए कि सरफराज चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि सरफराज अहमद की तकरीरी का बाकायदा ऐलान, और आकिब जावेद को अगर रिमूव किया जा रहा है तो इस चीज़ का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। क्या दर पर्दा खिचड़ी बनती हुई नजर आ रही है। कौन कौन मुखालफिन सरफराज अहमद के सामने आ गए हैं और कौन कौन भड़काता हुआ नजर आ रहा है मोहसिन नकवी को सरफराज अहमद के खिलाफ। ये सारी चीज़ें जो है ये मोहम्मद आमिर ने बताई हैं। और आमिर ने ये वाली बात भी की है कि जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं इनकी खामियां और खूबियां सरफराज अहमद अच्छी तरह जानता है। अगर कोई खिलाड़ी चीफ सेलेक्टर हो और खामियां और खूबियां खिलाड़ियों की पता हो तो वो एज अ कोच तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है कि उनकी खामियों को दूर कर सकता है और खूबियों को उजागर कर सकता है। लेकिन एज अ चीफ सेलेक्टर वो क्या करेगा, खिलाड़ी को उसकी खामी की वजह से या तो ड्रॉप कर देगा या तो उसकी खूबी की वजह से उसको जो है वो टीम के अंदर सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद खिलाना तो यकीनी तौर पर कप्तान और कोच का काम होता है। सरफराज अहमद एज अ चीफ सेलेक्टर उसको ये वाली पेशकश कबूल करनी भी चाहिए या नहीं। खबर तो हमने आपको देख दी थी कि चीफ सेलेक्टर के तौर पर ज़ेरे गौर आया जा रहा है। अगर पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसको एज अ कोच लेकर आता है या एज अ कुछ और मेंटोर वगैरह लेकर आता, तब तो कुछ समझ में आने वाली बात थी कि वो खिलाड़ियों के साथ। अब चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि वो दौरों के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे आकिब जावेद और वहाब रियाज जाते थे और वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस भी करवा रहे होते थे टीम के साथ। जो प्लानिंग होती थी, गेम प्लान, उसके अंदर भी शामिल होते थे। तो क्या सरफराज अहमद का वही रोल होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सरफराज अहमद आएगा भी या नहीं, क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और साफ लग रहा है कि सरफराज अहमद की मुखालफत के अंदर जो कैंप है वो पूरी तौर पर जो है वो उनको उनकी तकरीरी को रोकने के चक्कर के अंदर लगा हुआ है। और मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। अगर नहीं होते तो अब तक ऐलान हो चुका होता। क्या किस ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी पता नहीं हुआ। मोहम्मद आमिर ने अपने रिटायरमेंट के हवाले से भी बिल्कुल कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं खेलेंगे। और जो यूट्यूबर्स बैठे हुए खबरें बना रहे थे और पता नहीं कितनी वीडियोस उन्होंने इस बात के ऊपर बनाई और व्यूज़ लिए इस खबर के ऊपर कि आमिर वापस आ रहा है, आमिर वापस आ रहा है, आज उसने सभी को मना कर दिया है और बता दिया है कि मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नए खिलाड़ियों का दौर है और नए खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं भी ये समझता हूँ, आप भी यही समझते होंगे, 2024 के वर्ल्ड कप के बाद अब आमिर की टीम के अंदर जगह नहीं बनती। हाँ, अगर आप चाहते हैं इसका यूज़ करना तो वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आप बेशक उसको अपने लिए यूज़ करें, पाकिस्तान के लिए यूज़ करें, लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर अब इस तरह के मैं तो फ़खर जमान के भी खिलाफ हूँ कि उसको टीम के अंदर क्यों रखा हुआ है। फ़हीम अशरफ, हसन
अली, ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों को अब निकाल कर नई टीम बनानी चाहिए, जैसे दुनिया के अंदर हो रहा है, न्यूजीलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर निस्बतन नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और बिल्कुल नई टीम। इंग्लैंड के अंदर देख लें आप, इंडिया की टीम है इवन देख लें आप, ये बहुत से नए खिलाड़ी और यंग लोगों की ये क्रिकेट है और इसके अंदर यंग खिलाड़ी ही शामिल होने चाहिए। मेरा मशवरा ये है 30 एज, जिस लोगों की एज 30 से कम हो, उन खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल किया जाए T20 फॉर्मेट के अंदर, और कप्तान भी जो है ऐसा यंग खिलाड़ी हो जो काफ़ी अरसे टीम को जो है वो कप्तानी कर सके, ना कि आप 29-30 साल के बंदे को आप कप्तान बनाएं और कुछ दिन के बाद जो है वो उसको बाहर निकालने की बातें हो, जैसे सलमान अली आगा के बारे में हो रही हैं। वो वैसे ही उसकी कप्तानी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं और पाकिस्तान के पास मेन मसला यही है, 2017 के बाद जब सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और जिस तरह उसको निकाला, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान को कोई कप्तान नहीं मिल सका है। मैं उस उल्लू के पट्टे को लानत भेजूंगा जिसने सरफराज अहमद को निकालने के लिए प्लानिंग की थी और जो उस प्लानिंग के अंदर शामिल था उसने पाकिस्तान की क्रिकेट का बर्बाद किया, उसको कबाड़ा किया। और आज जो ये क्रिकेट इस नहज के ऊपर पहुंची हुई है, उसमें मेन किरदार वही बेगैरत आदमी है जिसने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का हुक्म दिया था और जो लोग सहूलतकारी कर रहे थे सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की, और जिन लोगों ने हटवाया। अब जरा कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। शान मसूद, मैं ऐसा कप्तान अगर मैं हूं तो अगर ये कप्तान ना हो तो इसको टीम के अंदर कभी भी शामिल ना करूं, लेकिन अब वो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा की तरह, तो उसको टीम के अंदर तो शामिल करना पड़ेगा। अब इसके साथ अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करता है या फिर इमामुल हक जिस तरह की फॉर्म के अंदर है तो इमामुल हक शान मसूद के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब अब्दुल्ला शफीक खेलेगा या नहीं, मिडिल ऑर्डर के अंदर इसकी जगह बनती है। बाबर आजम अगर चौथे नंबर के ऊपर खेले और तीसरे नंबर के ऊपर अब्दुल्ला शफीक खेले और उसके बाद पाँचवें नंबर के ऊपर जो है वो सऊद शकील आ जाए और उसके बाद छठे नंबर के ऊपर जो है सलमान अली आगा और सातवें नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान, तो ये बैटिंग कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हो गई, क्योंकि आपको बाद में जो है वो नुमान अली और साजिद खान को तो पक्का रखना है। जिस तरह की पिच मैंने देखी है और जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें अंदाज़ा यही हो रहा है कि आकिब जावेद वही पुराना फार्मूला आजमाते हुए नजर आ रहे हैं कि फट्टा विकेट हो, उसके ऊपर जो है रंदा मारें आप, उसके ऊपर वो फेरे ब्रश मारें और उसके ऊपर जो है पिच को खुश करने के लिए पंखे लगाएं, उसके बाद एक स्पिन ट्रैक जो है वो बनाया जाए। जैसे आपने इंग्लैंड को हराया था वैसे ही आप साउथ अफ्रीका को हराने की कोशिश करेंगे। पुराना फार्मूला है, घिसा पिटा फार्मूला है और इससे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो चुकी है। याद रखिए, अब जो रिजल्ट निकलने वाले मैचेस हैं इसके अंदर अगर कोई टिक गया और स्पिनर को अच्छा खेलने वाला हुआ, ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब तो वॉलिंग पिचेस बन रही हैं जिसके अंदर मैच का रिजल्ट जो है 3-3, 4-4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैच का रिजल्ट निकलता है। पाकिस्तान वही 90 की क्रिकेट खेल रहा है, 1990 की, जिसके अंदर इस तरह की पाटा विकेटें बनाकर, पंखे लगाकर, खुश पिच करके, स्पिनर के लिए साजगार माहौल बनाकर आप ऐसी पिच बनाएं जिसके ऊपर बैटर खेलता ही रहे, रोकता ही रहे और इस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी बर्बाद होते हैं। जब वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह की पिचें मिलती हैं इन लोगों की कांपे टांग जाती हैं और वही होता है जो जिल्लत हमेशा से पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान के हिस्से में आती रही है। और पाकिस्तान वैसे भी इस तरह की टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह को तो अहमियत देता नहीं है। 7 नंबर तक खिलाड़ियों के नाम फाइनल हो गए हैं, 4 खिलाड़ी बाकी हैं, उसके अंदर नुमान अली और आप शामिल कर लें साजिद खान को और शाहीन शाह अफरीदी। अगर वो 14-15 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल हैं, किसी का बाप भी उनको ड्रॉप नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा और उसके साथ अगर आपने हसन अली को रखना है या फिर ऑलराउंडर की तरफ जाना है तो आमिर जमाल जो है वो ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे और सलमान अली आगा खुद भी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं और इमामुल हक भी किसी हद तक बॉलिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान पार्ट टाइम बॉलर के जरिए जो है वो काम चलाता हुआ नजर आएगा। ये प्लेइंग 11 मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आपकी नज़र में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इस स्क्वाड के अंदर और जिस तरह के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हैं इसमें से बेहतरीन खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं? मैंने अपनी 11 रुकनी टीम का बता दिया, आपकी नज़र में क्या 11 रुकनी टीम हो सकती है? और आप आमिर का बयान सरफराज अहमद के हक में और सरफराज अहमद की तकरीरी क्यों नहीं हो रही? क्या इस सीरीज़ को ख़त्म होने का इंतजार किया जा रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई जल्दी नहीं है कि वो इस बात का ऐलान करे, बातचीत होती रहे? क्यों ऐलान नहीं हो रहा सरफराज अहमद का? आमिर की जो बातें हैं इससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं? और जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है इस पर आपकी अपनी क्या राय है? आपकी अपनी प्लेइंग 11 क्या है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।